हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर सुपरफास्ट तरीके से हम रिवीजन करेंगे। दोस्तों, यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है? कहता है कि भारत एक राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत जो है ना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। यहाँ सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। तो ये कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द यानी सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, है ना। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आई बात समझ में? देखिए, जो आधिकारिक रूप से यह सुनिश्चित करता है कि भारत में राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, क्लियर, और वह सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला सवाल है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। यह अनुसूची 4 में है, ठीक है, अनुसूची 4 में है। भाषाओं से, ठीक है, शपथ ग्रहण से, या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण से संबंधित है। अनुसूची 3 जो है शपथ ग्रहण से संबंधित है। और भाषाओं की किसमें दिया गया है? भाषा दिया गया है अनुसूची 8 में। ये सभी बातें आप याद करके रखिएगा। तो संविधान की द्वितीय अनुसूची में क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन है। क्लियर? चलिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। किन किन का वेतन है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सभी संवैधानिक पदों की वेतन, भत्ते और विशेष अधिकारियों का भी उल्लेख इसी में है। जबकि शपथ ग्रहण की बात कर लिया जाए तो तीसरी अनुसूची में, भाषा जो है 8वें अनुसूची में, और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 4थी अनुसूची में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए, अगला सवाल क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दी गई है? देखिए, कल्याणकारी राज्य की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 31, 39, 49 या 51। देखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है अनुच्छेद 39 में है। देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है कहां पर है? तो अनुच्छेद 39 में है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। देखिए, अनुच्छेद 31 में क्या है? इसमें संपत्ति के अधिकार को दिया गया था, लेकिन अब यह मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 49 क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों के संरक्षण की बात कही गई है। जबकि अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई ना? चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? प्रसार और अनुदेश की बात हो रही है दोस्तों। तो किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 49, 350, 350A या अनुच्छेद 351।
यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 350 ए में दिया गया है। आरआरबी टीसी और कॉमर्शियल क्लर्क 2006 का सवाल है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 350 क्या कहता है? इसके तहत प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, और यह भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। राइट, नेक्स्ट अगला है उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। गरीब पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग का राज्य, उपयुक्त सभी। देखिए 11वें वित्त आयोग में इसे गरीब पहाड़ी राज्य का दर्जा दिया गया था। 11वें वित्त आयोग में गरीब पहाड़ी राज्य, इसका डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय, ठीक है, यानी उत्तराखंड कब बना है? 2000 ईस्वी में बना है। तो 11वें वित्त आयोग ने इसे गरीब पहाड़ी राज्य का दर्जा दिया था। क्लियर? लेकिन बाद में 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा भी प्रदान किया था, जिसके पहाड़ी और अविकसित क्षेत्र की स्थिति को दिखाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला है संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या सिक्किम? देखिए आरक्षित राज्य कौन था? तो सिक्किम था। संविधान लागू होने के समय सिक्किम भारत का कैसा राज्य था? आरक्षित राज्य था। ठीक है, सिक्किम बाद में 35वां संविधान संशोधन के तहत शह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य बना दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग या महाजन आयोग? देखिए पंजाब का पुनर्गठन जो है शाह आयोग की सिफारिश पर किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंजाब और हरियाणा का गठन जो है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। किस आयोग के गठन किया गया था? इसके लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। इसमें भाषाई आधार पर पंजाब के पुनर्गठन और हरियाणा के निर्माण का बात कही गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। और चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, और दोनों को राजधानियां कहाँ थी? चंडीगढ़ थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या है? निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त सभी स्थिति में जो है किसी भी भारतीय नागरिकों को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। राइट, देखिए भारतीय नागरिकता से वंचित करने का प्रावधान जो है भाग 2 और नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत दिया गया। किसी व्यक्ति को केवल निर्धारित कानूनी आधार हो, जैसे धोखाधड़ी, स्वेच्छा से त्याग करने पर और या कुछ विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। निर्वाचन, आपातकाल या युद्ध जैसी स्थितियां किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित करने का अधिकार नहीं बनती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंड नहीं दिया जाएगा? 20, 21, 22 या 17? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में। देखिए अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? पहला है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरा नियम क्या है? किसी व्यक्ति को अपराध के समय जो दंड है उसी से दंडित किया जाएगा, ना पहले वाले से और ना बाद वाले से। ठीक है, व्यक्ति को अपराध के समय जो दंड है उसी से दंडित किया जाएगा। तीसरा है अपराधी को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 20 में लिखा गया है। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। निम्नलिखित में से भारत में कौन मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण। ठीक है, ये तो डीपीएसपी का भाग है। ठीक है,
हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये भी डीपीएसपी का हिस्सा है। और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी डीपीएसपी का ही हिस्सा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य है। और ये हमारी मिश्रित संस्कृति और समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना कौन सा कर्तव्य है? छठा कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? 45, 46, 47 या 48? राइट आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 45 में 0 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? राज्य के कमजोर वर्गों, विशेषकर SC/ST के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की सावधानी से देखभाल करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन का में फैसला होगा या प्रस्ताव गिर जाएगा। दोस्तों देखिए, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो गया। लोकसभा की इच्छानुसार भी पारित नहीं होता है, न ही राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है, तो क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? प्रस्ताव गिर जाता है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है और इसके तहत जो है दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है और गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। देखिए, संसद की संप्रभुता जो है न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित होती है। संसद द्वारा पारित कानूनों की भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है ना। यदि कोई संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है और उच्च न्यायालय को भी है। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, कार्यवाहक, मुख्यमंत्री। देखिए, जब राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगता है तो राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल वहां पर प्रमुख हो जाता है और वो राज्य का शासन का संचालन करता है। राइट, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में लगाया जाता है, इस बात को आप सभी जानते हैं। राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के पास आ जाती हैं और वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का पद भी यहां पर समाप्त हो जाता है। राइट, नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल क्या है? भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? तमिलनाडु में बनी है, ठीक है, राजस्थान में भी बनी है, उत्तर प्रदेश में बनी है, जबकि महाराष्ट्र में कोई भी महिला मुख्यमंत्री अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, आइए इसका डिटेल देख देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र वह राज्य है जहां आज तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तमिलनाडु में जयललिता और जानकी रामचंद्रन रह चुके हैं, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया बन चुके हैं, उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और मायावती भी मुख्यमंत्री यहाँ पर रह चुकी हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। देखिए, अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। देखिए, पंचायती राज को जो अधिकतम आय प्राप्त होता है दोस्तों, सरकारी अनुदान से ही प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचायती राज संस्थानों की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान।
क्योंकि ये अपने कुल राजस्व का लगभग 95% भाग जो है केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर करता है, जबकि स्थानीय करों से उसकी आय का बहुत कम, लगभग 1% ही प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, चंडीगढ़ का जो प्रशासक होता है प्रशासक के नाम से ही जाना जाता है। चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को क्या कहा जाता है? प्रशासक कहा जाता है। और यह पद अक्सर जो है पंजाब के राज्यपाल के पास होता है, जो पंजाब के राज्यपाल होने के साथ साथ चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं। और यह पद जो है 1984 से मुख्य आयुक्त की जगह प्रशासक हो गया है। पहले क्या था? मुख्य आयुक्त था, और 1984 से क्या हो गया है? तो प्रशासक हो गया है। राइट। नेक्स्ट अगला क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सीबीआई की जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, या संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। देखिए, संसद में यदि किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है और ये सिद्ध हो जाता है तो उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, और यह संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में दिया गया है। न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। अगला कर लेते हैं। अगला क्या है? भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में कौन सा एक विषय सम्मिलित है? खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन, कृषि, मत्स्यिकी या लोक स्वास्थ्य। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन है क्योंकि यह विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि कृषि, मत्स्य और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के विषय हैं। अगला क्या है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या भारत के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो उन्हें पद से तभी हटा सकते हैं जब उच्चतम न्यायालय इस मामले में जांच करता है और हटाने की सिफारिश करता है। समझ गए ना? उच्चतम न्यायालय की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी भी होती है। यहाँ इस बात को भी आप याद करके रखिएगा। चलिए अगला कर लीजिए और सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किस सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, संयुक्त संसदीय समिति को, लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, है ना। चलिए, दल बदल विरोधी अधिनियम, ठीक है, के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी भी सदस्य की अयोग्यता या योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसे है? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा अध्यक्ष को है। अगला है आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? मात्र एक बार। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? एक बार 1975 में लगाया गया है। इससे पहले 3 बार 1962 में, 1971 में, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, जिसमें 1975 में जो लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया, जबकि 1962 और 1971 वाला जो है बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया गया था। राइट। नेक्स्ट क्या है? संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है?
61वां संविधान संशोधन, 66वां संविधान संशोधन, 65वां या 69वां? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 65वां। 65वां संविधान संशोधन कब होता है? जान लीजिए 1990 में होता है और इसमें अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जाता है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संयुक्त आयोग का गठन किया गया था। लेकिन बाद में 89वें संविधान संशोधन ने इसे अलग कर दिया, जिसे अनुच्छेद 338 एससी के लिए और 338 एसटी के लिए बना दिया गया है ना। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वां संविधान संशोधन। देखिए 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1966 में, और इसके द्वारा जो है पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया और पंजाब हरियाणा राज्य का गठन किया गया। इसके साथ ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा यदि सेशन पसंद आया हो। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।